आज की ताजा खबर। नमस्कार, हरकारा की न्यूज रूम में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आज के न्यूज़लेटर की। आज है 27 जून और इस न्यूज़लेटर में जो टेक्स्ट और ऑडियो में आता है उसको हम लेकर आ चुके हैं और उस बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। मेरे साथ ही राजेश चतुर्वेदी और गौरव नौरियाल। तो आज की जो खास खबरें हैं जो कि विमान हादसे से लेकर शुरू होती हैं और चुनावी कुछ राजनीति को लेकर है और कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जो कि ईरान से भी जुड़ी हुई हैं और भारत से। गौरव जी, मॉर्निंग। आज एक पहाड़ों पे बारिश का मौसम है। मानसून पहुंच चुका है, पहाड़ों पे दस्तक दिया है और इसी के साथ हादसों की खबरें भी पहाड़ों से आने लगी। एक तो बस कल गिरी है उत्तराखंड में, उसके अलावा हिमाचल में 20 मजदूर बेसिकली बह गए हैं। वो नदी की साइड पे, ये कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहां काम कर रहे थे, पानी उतरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पानी बढ़ता गया और बह गए। एयर इंडिया की जो जांच चल रही है हादसे की, वो बड़ी ढुलमुल ढंग से ही आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों खबर आई थी कि मंत्री जी को नहीं पता था ब्लैक बॉक्स से डेटा कब तक मिलेगा। अब खबरें आ रही हैं कि इसमें ना तो जांचकर्ता नियुक्त हुआ है और न जांच प्रक्रिया को लेकर ही कोई पारदर्शिता नजर आ रही है। तो इस पर हम आगे बात करेंगे एयर इंडिया हादसे पे। बिहार में बिहार में इलेक्शन को लेके शंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में जैसे गड़बड़ियां पाई गई थी मतदाता सूची में, वैसे ही बिहार में भी संभावना जता रहे हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। समी की एक रिपोर्ट है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तेलंगाना में 3 महीने में पंचायत चुनाव करवाने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा भारत में ये थोड़ा सा भारत के फार्मा के लिए बड़ी अजीब सी एक खबर है। भारत में जो कीमोथेरेपी के लिए जो दवाएं बनती हैं वो अपने गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई हैं और इसका असर 100 से ज्यादा मुल्कों के कैंसर पेशेंट पर पड़ेगा। भारत का फार्मा बड़ा मजबूत है। कई देशों में भारत के फार्मा से सप्लाई होती रही है दवाइयां, लेकिन इससे पहले भी भारतीय दवाइयों की अफ्रीका में गुणवत्ता फेल होने की बात आई थी। अब ये कीमोथेरेपी की जो दवाइयां हैं इनमें गुणवत्ता में कमी, परीक्षण में फेल होने की बात सामने आई है। जी, इसके अलावा ईरान पर हमले को लेकर भारत का जो रवैया है उस पर हम बात करेंगे आगे। एससीओ के बयान में शामिल होने से भारत ने इनकार किया है। ब्रिक्स में हमले पर चिंता जताई गई है, लेकिन हमलावर की निंदा नहीं की गई। जो पहलगाम वाला मसला था शायद उस नहीं पे नहीं, पूरा इसमें इजराइल नहीं नहीं, इजराइल इजराइल वाला, और सॉरी। ये और ईरान वाले। जी, एक रिपोर्ट आई है कि जम्मू और कश्मीर में महिलाएं नशे की समस्या से जूझ रही हैं। तो इस पे एक बढ़िया रिपोर्ट आई है, वो हमने कैरी की है आज। हेमा कमेटी की रिपोर्ट है, सभी मामलों की जांच बंद करने की इसमें बात कही गई है। इसके अलावा ट्रम्प और कंगना रनौत को लेके एक हमने पीस लगाया कि दोनों में समान बात क्या है भाई। तो एक छोटा सा पीस है, इस पे हम आगे बात करेंगे। भाजपा ने एक सर्वे करवाया कि भाई इमरजेंसी अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती है तो क्या ये संभव है कि वो दोबारा से इमरजेंसी लगाए। इसके लिए भाजपा ने एक पोल करवाया, लेकिन पोल के जो नतीजे आए हैं वो भाजपा के लिए कम से कम उत्साहजनक नहीं है। 74% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो इस पे हम बात करेंगे आगे कि आखिर इस पोल के मायने क्या थे और जो नतीजे आए हैं उसके क्या मायने हैं। खामनेई ने ईरान और इजराइल के बीच में तनाव ट्रंप की मध्यस्थता के बाद कम हुआ है, सीज फायर हुआ है, लेकिन दोनों ओर से अभी भी बयान जारी हैं। खामनेई ने चेतावनी दी है कि अगर हम पर दोबारा हमला किया गया तो हम मिडिल ईस्ट के जो अमेरिकी बेस हैं, अलग अलग जगहों पे सैन्य बेस, उन पर हमले करेंगे। दूसरी ओर एक एक जो अमेरिका में जो इस पूरे युद्ध को लेकर जो गफलत मची हुई है वो उनकी न्यूक्लियर साइट्स की तबाही के सवाल को लेकर मची हुई है। उसको लेकर वो लगातार कभी ट्रंप का प्रशासन कहता है कि नहीं बहुत क्षति हुई है, कभी वो संदेह जता रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि नहीं हमें वहां पे जासूस भेज के चेक कराना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ है। तो इस तरीके की बातें अब जो अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे 3 न्यूक्लियर साइट पर ईरान की, उसको लेकर आकलन पेंटागन के अलग, ट्रंप प्रशासन के अलग, उनके रक्षा सचिव के अलग, सबके अलग अलग आ रहे हैं। एक ये हमने कैरी किया है। इसके अलावा ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान संघर्ष को रुकवाने की बात कही है। हालांकि उन्होंने साथ में मोदी जी को भद्र व्यक्ति भी कहा है, लेकिन ये भी कह दिया है कि संघर्ष तो मैंने ही रुकवाया।
जी, तो आज की मोटे तौर पे हमारे पास यही खबरें हैं। शुरुआत हम एयर इंडिया की जांच, हादसा कहाँ तक चला है, हादसे की जांच कहाँ तक बढ़ी है, इससे करते हैं। मेरे ख्याल से एयर इंडिया की जो जांच को लेकर एक तरह का जो भ्रम है और उसको जो हैंडल नहीं कर पाने की के जो लक्षण है वो दिखलाई पड़ने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग की जान गई और बहुत सारे लोगों के जहन में इस बारे में सवाल है। पर और कांग्रेस अब उसको एक तरह से उठाने लगी है और इसके मुकम्मल जवाब जो है जो मंत्री जी हैं नायडू साहब उनसे शायद नहीं मिल पा रहे हैं और बाकी लोग भी इस बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही दुखद और बहुत ही बड़ा हादसा है। तो इसमें से जो बहुत सारे सवाल है उसमें से पहली बात तो ये है कि इस हादसे के कारण और पहचान कैसे हो। तो पहले ये था कि ब्लैक बॉक्स कहीं बाहर जाने वाला है, फिर वो अब ये है कि नहीं वो दिल्ली में ही है, वहीं पे उसकी तफ्तीश होगी। पर उसके बाद उससे कुछ निकल कर आया ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो अभी ये यहाँ पर है, इस बारे में हम लोग लगातार आपको आगे भी बताते रहेंगे। पर जो दूसरी जो बड़ी खबर है जो थोड़ी देर से आई कल, वो दत्तात्रेय होसवाले की थी कि उन्होंने कहा कि ये संविधान में जो प्रियम्बल है हमारा उसमें से धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट हटा देना चाहिए, क्योंकि ये तो अम्बेडकर ने नहीं लिखा था। ये अपने आप में एक नया फजीता खड़ा करने की भी बात है, क्योंकि अभी तक जो जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है देश में, तो उसमें ये दो शब्द हैं जो बार-बार एक तरह से एक एक जिसको कहते हैं कि जो संतुलन के लिए आते हैं और उसको ध्रुवीकरण को रोकने की तरफ दिखलाई पड़ते हैं। तो वो जिस तरह की एक परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र को लेकर और इस बात को इस तरह से जोड़ के देखना, क्योंकि कि वो अ, ये दोनों शब्द जो हैं वो प्रासंगिक नहीं है। ये उनका बयान है जिस पे लेकर मेरे ख्याल से खासी जो है वो बहस आगे छिड़ेगी। हाँ, राजेश? देखिए, इसमें इसमें कुछ भी नया नहीं है, मतलब कोई अनोखा काम, बल्कि अच्छा ही किया होसबोले ने इस चीज को रख दिया, क्योंकि ये तो स्पष्ट ही है ना भाई। ये मुद्दा तो यही रहा है शुरू से। संघ का ये जो जो भी विचारधारा है संघ की, वो इजाजत नहीं देता ना, वो विचारधारा इजाजत नहीं देती है ये जो शब्द, शुरू से इस बारे में बातें होती रही है। तो उन्होंने पब्लिक डोमेन में सीधे कह ही दिया, मतलब कि इन दोनों शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए, इस ढंग से उन्होंने कहा है। मगर उन्होंने जो एक चीज नहीं की, अगर वो लगे हाथ ये भी बता देते कि इन दोनों शब्दों को हटा करके क्या उसमें रखा जाना चाहिए, क्या उसमें रखा जाना चाहिए, वो अगर बता देते तो और ज्यादा चीजें, क्योंकि कोई भ्रम की स्थिति तो है नहीं है कि भाई उनको जो हिंदू राष्ट्र बनाना है ये बिल्कुल है ही है। अब ये जो उन्होंने एक कल किसी दिल्ली में कार्यक्रम में ये जो कहा है, वो मेरे हिसाब से तो कोई नई बात नहीं है, ये तो है ही है। मतलब उसमें उन्होंने बस जी, ये है कि उन्होंने जी। ये कह दिया है। उसमें उन्होंने ये इसमें भी एक कहा कि अजीब राहुल बात गांधी ये भी साथ में, इसमें एक अजीब बात ये भी हुई है, उन्होंने राहुल गांधी से भी 50 साल पहले की जो आपातकाल था उसके लिए कहा है कि भाई वो माफी मांगे अब आके, 50 साल पहले जो आपातकाल था। हाँ, तो तो दूसरी बड़ी खबर जो वो भी इसलिए कहा है ना कि भाई वो तो पॉलिटिकल है ना, जो एजेंडा है वो उन्हीं से तो माफी की मांग की जाएगी, क्योंकि जब आप चस्पा कर रहे हो कोई चीज, एक परिवार पे आप चस्पा कर रहे हैं। जैसे कल परसों जो बात हुई कि साहब राहुल गांधी की उस समय 5 साल थी, प्रियंका गांधी की 3 साल थी, अब वो तो उन पे अटैक कर ही रहे हैं ना, तो वो तो किया ही जाएगा। मतलब माफी की मांग किससे की जाएगी, वो चस्पा करना है। नहीं, पर इस बात को रेखांकित करना जरूरी है कि ये जो है एक परहेज और एक दिक्कत जो है धर्मनिरपेक्षता से और समाजवाद दोनों से इसको एक दिक्कत है। और ये अच्छी बात है, जैसे जैसा राजेश कह रहे थे कि ये कह रहे हैं और ये लोगों को पता भी रहना चाहिए कि इनकी स्थिति ये है और ये किस तरह का भारत अ, देखते हैं। इनके हिसाब से भारत का विचार क्या है संघ की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसके अलावा एक समी अहमद की बहुत दिलचस्प खबर है जो कि इंडिया टुमारो में छपी है।
और जिसमें ये सवाल है कि क्या जो महाराष्ट्र में जो मतदाता सूची को लेकर जो सवाल जिस तरह से खड़े किए गए थे, क्या उसकी प्रेक्षाया बिहार की मतदाता सूची में भी किसी तरह से दिखलाई पड़ सकती है? आप जानते हैं कि इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, खासतौर पर जिस तेजी से संख्या बढ़ी है महाराष्ट्र में ऐन वक्त पे कई प्रतिशत के हिसाब से, और जिसका जवाब साफ साफ चुनाव आयोग नहीं दे पाया है, और जिसके बारे में कांग्रेस और बाकी दल सवाल करते रहे हैं। बिहार में अब एक वो बांग्लादेशियों के नाम पे मतदाता सूची का जो काट छाट है वो, हाँ, काट छाट सत्यापन जो है वो चुनाव आयोग करेगा। तो अभी तक जो वहाँ पे सरकारें थी, जो राशन बंट रहे थे, जो आधार कार्ड बन रहे थे, जो वोटिंग कार्ड मिल रहे थे, अब सब संदिग्ध होके फिर से वो बताएंगे कि ये बांग्लादेशी हैं, और वो ये सबको पता है कि बांग्लादेशी बताने का और उसके आधार पे लोगों के मताधिकार छीनने या उनको मताधिकार न देने की राजनीति इस तरह से बिहार को निशाने पर रखकर बनाई जा रही। राजेश? हाँ, हम लोग भी कल हमने इस बारे में बात की थी। ये जो मतलब चुनाव के पहले जो है इलेक्शन कमीशन जो उसका पुनरीक्षण कर रहा है और घर घर जाकर के मतदाता सूची का मतलब जांच पड़ताल करेगा, उस पर कल हम लोगों ने बात की भी थी, और वो आज फिर एक नए उसमें परिप्रेक्ष्य में आ गई है खबर। देखिए, एक तो ये है कि हम लोगों ने देखा अभी झारखंड में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के बीजेपी की लीडरशिप ने ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों का सवाल खड़ा किया था, बड़े जोर शोर से जो है बातें उठाई थी। और असम के मुख्यमंत्री ने तो असम से जोड़ते हुए झारखंड की चर्चा की थी कि ये जो समस्या है, तमाम बातें की थी उन्होंने। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई चीज ऐसी नहीं आई थी। इस बार क्या हो रहा है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है, मतलब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, उसको लेके ये जो खबर आई है कि साहब इलेक्शन कमीशन जो है वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेगा और घर घर जाके इस बात की तस्दीक करेगा कि कौन जो है बांग्लादेशी है, कौन वहाँ अप्रवासी है, कौन जो है बिहार में रहता नहीं है, बाहर अपनी सेवाएं दे रहा है, बाहर नौकरी कर रहा है, मगर वो यहाँ भी जो है उसका फैमिली रह रही है अगर, और या मतदाता सूची में नाम जुड़ा हुआ है, तो वो ज्यादातर सीमांचल के लोग हैं और वहाँ मुस्लिम आबादी काफी प्रभाव रखती है, और मुस्लिम जो है नुमाइंदे वहां से जीतते भी रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो वहां इसका जो ड्राइव है, ये जो अभियान है, ये इसका फोकस जो है उस इलाके में ज्यादा किया जाता है। असल में क्या है, एक हिंदी अखबार में एक खबर छपी है जिसमें ये कहा गया है कि साहब इलेक्शन कमीशन को ये कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि बांग्लादेशियों का ये एक मामला है, आबादी बहुत सारी रह रही है और वो मतदाता हो गए हैं। ये भी बड़ा कंट्रास्ट है या दिलचस्प है कि इस नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो इतने सालों से काम कर रही है, उसके पास कोई अगर रिपोर्ट नहीं है और वो सीधे इलेक्शन कमीशन को पहुंच गई है और उस आधार पे ये काम किया जा रहा है, तो ये भी हैरत अंगेज है कि नीतीश कुमार की सरकार कुछ बोल भी नहीं रही है, ना वो बांग्लादेशी का और रोहिंग्या का ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो कभी उनकी तरफ से या उनकी सरकार की तरफ से विषय आया ही नहीं है। अचानक जो है ये प्रकट हुआ है, तो फिर इसको जो है कनेक्ट किया जा रहा है किस बात से? राहुल गांधी ने जो अभी पिछले दिनों कहा था कि भाई जैसे महाराष्ट्र इलेक्शन में फिक्सिंग हुई, ये जो फिक्सिंग है ये अब बिहार इलेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी और ऐसे ही चुनाव जो है फिक्स होकर के लड़ा जाएगा। तो ये चीज वो जो उन्होंने मतदाताओं की संख्या जो बढ़ गई 5 महीने के अंदर, वो कहते हैं कि 47 लाख, लेकिन ऑन रिकॉर्ड 39 लाख की वो जानकारी दे रहे हैं कि 5 महीने में 39 लाख, और उन्हीं इलाकों में ये 39 लाख वोटर बढ़े जिन जो असेंबली सेगमेंट में खासकर
जहां की लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के घटक दलों का प्रदर्शन खराब रहा था। उन 85 असेंबली सेगमेंट्स में वोटरों की संख्या 39 लाख बढ़ जाती है। तो वही जो सवाल है वो अब बिहार इलेक्शन में शिफ्ट हो गए हैं, जो महाराष्ट्र को लेकर के उठाए गए थे, उठाए जा रहे हैं, वो अब बिहार के संदर्भों में उठाए जा रहे हैं, और उसी पे ये स्टोरी है जो हमने कैरी की है। तो जैसे महाराष्ट्र में जैसे संख्या बढ़ी थी मतदाताओं की, तो क्या वो उसी तरह बिहार में संख्या घटेगी और उन दोनों के एक खास तरह के परिणामों पे उसका फर्क पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर आगे भी मेरे ख्याल से बात होती रहेगी। एक खबर जो भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के बारे में आती है, जो फार्मा इंडस्ट्री के बारे में की है, भारत की जो दवाइयां हैं, जो कि दुनिया में बहुत जगह हम लोग सप्लाई करते हैं, पर ये लगातार कफ सिरप से लेकर ये अभी एक कीमोथेरेपी का है। कफ सिरप तो चलो फिर भी ठीक है कि एक हल्की फुल्की चीजों की दवाई है, पर अब कीमोथेरेपी को लेकर ये सवाल उठता है कि ये भारतीय जो दवाइयां हैं वो गुणवत्ता परीक्षण और ये सब कोई जर्नलिज्म का कोई इन्वेस्टिगेशन है जिसने ये बताई ये बात। ये दरअसल ये एक जो काम सरकार क्यों नहीं करती कि वो गुणवत्ता परीक्षण ठीक रखे? एक तो मतलब लोगों की सेहत के साथ में खेलना, दूसरा आपकी प्रतिष्ठा हर जगह जो है खराब करना, तीसरा जो है कि आर्थिक तौर पे धक्के खाना। मतलब ये दरअसल सरकार का जो हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसी है और उनका काम होना चाहिए कि वो उसको पहले से ही ठीक रखे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी रिपोर्ट जारी करें और उन पे कुछ कार्रवाई करें। पर लगातार हमें देख रहे हैं कि ये इन चीजों पे बहुत ही ढीला रवैया है, और ये जो होता है कि कुछ भी चल सकता है और उससे रास्ते लोग निकाल ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी कहानी स्टोरी है कि कैंसर जैसी ड्रग्स जो कि सस्ती तो नहीं आती हैं, और उसको लेकर भी आप जो ये एक स्कैम है एक तरह से। अगर गुणवत्ता में आप गुणवत्ता जांचने वालों का भी स्कैम है, दवाई बनाने वालों का भी स्कैम है, और जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बड़ी बात है। राजेश कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के अध्ययन में ये बात सामने आई है, जो हम लोगों ने इसको शाया किया है, प्रकाशित किया है। देखिए क्या है कि भारत में दवाएं बड़ी सस्ती बन जाती हैं, तो इनकी जो डिमांड है वो दुनिया भर में। अब इन लोगों ने जो अपनी जांच में पाया है या अध्ययन में पाया है, वो यही पाया है कि भाई जो है वो चूंकि सस्ती बनती है, डिमांड है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मगर वो जो है जो उनका असर होना चाहिए मरीज पर दवाओं का, उसमें जो है बहुत क्षरण पाया गया है, उसमें बड़ी गिरावट पाई गई है। तो वो फार्मासिस्ट भी कह रहे हैं कि भाई दवा देना और ना देना दोनों बात बराबर है। हम लोग ये देखते हैं अपने दैनंदिन व्यवहार में, आप मतलब इसको महसूस किया होगा, हम लोग उससे गुजरते हैं कि आप एलोपैथी के किसी डॉक्टर के पास कोई मर्ज की समस्या लेकर अगर जाएं, तो वो मतलब आपका अगर विश्वासमंद है, आपसे उसकी दोस्ती है, उससे जान पहचान है, उससे रास्ता है, तो वो आपसे ही पूछता है कि यार ये दवाई मैं आपको जेनरिक लिखूं या बाजार वाली लिखूं। और अगर आप दोस्त है आपका, तो वो बोलेगा कि जेनरिक का कोई मतलब नहीं है, आप बाजार वाली मतलब वो जो ब्रांड वाली आ रही है वो लेना ठीक रहेगा। ये बताते हैं डॉक्टर, खुद ही बता देते हैं। तो चूंकि जेनरिक दवाएं बहुत सस्ती बनती है, हम लोग पिछले दिनों खबरें पढ़ चुके हैं कि वो पता नहीं मिट्टी की बन रही है, क्या बन रही है, इस तरह की खबरें भी सामने आई। तो वही जैसा कि कहा कि जिनका काम है रेगुलरली मॉनिटर करना, जांच करना, पड़ताल करना, ये देखना कि दवाएं ठीक बन रही है कि नहीं बन रही है, वो नहीं होता है, तब फिर इस तरह की अध्ययन रिपोर्ट सामने आती है। क्योंकि जो एजेंसियां हैं, जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं,
सरकार के जो प्रतिष्ठान है, संस्थान है, वो काम अपना कर नहीं रहे हैं। फिर बात वही आ जाती है कि उसको अगर आप थोड़ा सा लाइटर नोट पे अगर लें तो कि भाई दिवाली होली के 3 दिन पहले वो मावा चेक किया जाता है। 365 दिन में 362 दिन जो है खाली जाते हैं। तो वही चीज है, एजेंसियां काम नहीं रही हैं और कर रही हैं तो क्या कर रही, क्या है, यही दवाओं के मामले में आया है सामने। ये जो ईरान पे जो हमला हुआ है उसको लेकर ईरान की सरकार ने बहुत बड़ा धन्यवाद ज्ञापित किया है भारत का और भारत के लोगों के लिए। पर भारत ने जो है उसमें ईरान को लेकर तो बहुत सहानुभूति जताई है और कई जगह नहीं भी जताई। उन्होंने शंघाई कॉरपोरेशन में तो भारत ने उस संयुक्त बयान में ना कर दिया, पर ब्रिक्स में उन्होंने कहा कि ये जो है उस पर बहुत चिंता तो जताई, पर उसमें हमलावर जो देश थे, जो ईरान, इजराइल और अमेरिका, उनके बारे में उनने कुछ नहीं कहा। तो ये भी एक अलग बात है कि जहाँ पे हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और ग्लोबल साउथ की नुमाइंदगी के बारे में बात करते हैं, ऐसे जब मुद्दे आते हैं तो उसको लेकर हमारी जो है वो बहुत साफ बयानी, या इसको कहते हैं कि जो एक उसूल, आपको एक स्टैंड लेना चाहिए, तो वो नहीं ले रहे होते। तो ये भी एक नए तरह का बदलाव है जो जिसको मतलब इसको लेकर एक बार हमारी विदेश नीति में, जहाँ पे हम बहुत सहम सहम कर बोल रहे हैं, बजाय जो है उन सारे लोगों की तरफ से बोलने के लिए जहाँ पे जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। गौरव? लेकिन ईरान की ओर से हालांकि भारतीयों का कल शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने 12 दिन बाद जब युद्ध निपटा तो एक मैसेज आता है कि ऑफिशियल हैंडल पे कि भारत की महान और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों को के प्रति हमारा भाई गहरा आभार है, आप लोग हमारे साथ खड़े रहे। जनता के लिए उन्होंने जरूर ईरान की सरकार की ओर से धन्यवाद ज्ञापन किया गया है भारत की। जी नहीं, ये भी इसी में ये भी खबर है ना कि वो शंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई SCO की 2 दिन की, वो भारत ने साइन नहीं किए साझा बयान पे, और उसके बगैर ही बैठक जो है खत्म हो गई। और वो साइन जी इसलिए नहीं किए आज के हरकारा में हेलो, आज के वो हमने बात की SCO के बारे में। तो अभी आज के हरकारा में जो 3 खबरें हमने नौजवानों को लेकर की हैं, कश्मीर में एक तो महिलाओं में और नौजवान स्त्रियों में ड्रग्स का जो एक एडिक्शन बढ़ रहा है, वो किस तरह से क्या है, इसको लेकर आर्टिकल 14 ने काफी बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां की है। उसमें बहुत सारे लोगों से उन्होंने बातें भी की हैं और उनको डी एडिक्शन सेंटर्स से भी और बाकी जगह से भी बात की। तो ये एक नया, हालांकि शायद नया क्या मतलब, ये तो काफी समय से हो रहा होगा, पर ये अब उसको लोग देख पा रहे हैं और एक तरह से डॉक्यूमेंट भी हो रहा है। तो इसको लेकर भी एक मेरे ख्याल से चिंता का तो विषय है ही, पर साथ में का विषय भी है कि ये क्यों हो रहा है कि वहां पे ड्रग्स का है। बच्चे या जो खासतौर पर नौजवान लोग हैं वो ड्रग्स की तरफ जा क्यों रहे हैं, और उसकी वजह शायद मानसिक तनाव है। जैसे कि वहां पे अभी एक कुछ बच्चियों ने जो है इजराइल के खिलाफ कुछ सड़क पे ग्राफिटी बना दिया, तो उनको पुलिस ने बकायदा पकड़ा, उनके माँ बाप को बुलाया और उसके बाद उनको जो है एक तरह से काउंसलिंग में भेजा। तो वहाँ के एक राजनीतिक नेता हैं और रुहुल्ला मेहंदी, जो सांसद हैं वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि काउंसलिंग की जरूरत तो पुलिस को है कि जो इस तरह की हरकत उनके बच्चों के साथ कर रही है, क्योंकि ये जो अतिरिक्त संवेदनशीलता और ज्यादा ही इसको जो असहिष्णुता लोगों के साथ जो दिखलाई जाती है, उसके कारण ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, और फिर उसका जब तनाव होगा
तो और बजाय और उसकी एनर्जीज उनकी चैनलाइज नहीं हो पाएंगी, तो शायद ड्रग्स जो है वो अपने आप में उन सारी जगहों पे रहती है। ये भी समझने की बात है कि ड्रग्स स्टेट्स हैं वहां पे ज्यादा फैलती है, जिन जगहों पे ज्यादा एक तरह से दमन चल रहा होता है उन जगहों पे ज्यादा फैलती है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि वहां पे एक ड्रग्स ना फैले और उस लोग अगर तनाव में है तो उसका उसका कुछ रास्ता निकले। एक और खबर जो रमा नागराजन की है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें यह है कि 18 से 29 वर्ष के आयु के भारतीयों के लिए जो उनकी जो मौत है 18 से 29 वर्ष की, उसमें से 17.1% मौतें आत्महत्या के कारण हो रही हैं। मतलब लगभग 1/5वां हिस्सा जो मौत का कारण है वो और दूसरा सबसे बड़ा कारण है ये उसमें। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि 18 से 29 जिस देश में आधे लोग 30 साल के नीचे हैं, हमारे जो सबसे दुनिया का सबसे आबाद देश है हम लोग, और उसमें से आधे लोग 30 साल के नीचे हैं। उसमें से जो सबसे प्रोडक्टिव एज वाला जो सेगमेंट है 18 से 29 का, उसमें 17.1 है, और उसमें भी पुरुष से ज्यादा महिलाएं खुद की जान ले रही हैं। जो 2% महिलाएं हैं, 16.3% पुरुष। तो ये जो है काफी बड़ी खबर है जिन सबको लेकर हम सबके, और ये सिर्फ सरकार का काम भी नहीं होता, ये तो सब समाज का भी काम होता है कि हम इस बात को देखने समझने की कोशिश करें कि भारत के नौजवानों के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वो इतने परेशान हैं या आत्महत्या की तरफ जो बढ़ रहे हैं। ये है। फिर एक खबर डोनाल्ड ट्रंप और कंगना रनौत को लेकर है कि वो जैसे ही ममदानी का तो अभी मतलब मेयर का नामांकन हुआ है, मेयर पद के लिए नामांकित हुए, नवंबर में चुनाव होंगे जाके शायद, तो उसको लेकर जो है एकदम से जो सारा दक्षिण पंथ के जो नेतागण हैं, वो चाहे अमेरिका में है या भारत में है, तो दोनों ने उनको निशाने पे रख के उनके बारे में उल जलूल बातें करनी शुरू कर दी, जिसको लेकर लोग गजब गजब की चीजें सोशल मीडिया पे करते दिखलाई पड़ रहे हैं। तो ये उसमें कंगना रनौत भी शामिल हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है, उसमें कांग्रेस के अभिषेक मनु संघवी भी शामिल हैं जो उनको लपेट रहे हैं। तो वो एक खबर है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने शायद ये होशियारी से सोचा हुआ कि हम ये पोल करेंगे तो इससे हमको कांग्रेस की फजीयत करने में मदद मिलेगी, पर उस पोल में 74.2 लोगों ने प्रतिशत लोगों ने कहा कि नहीं, कांग्रेस अगर आएगी, सरकार अगर कभी आएगी तो वो इमरजेंसी नहीं लगाएगी। तो ये उल्टा जो उनपे दांव पड़ा। उसके बाद खमैनी जो है आयतुल्ला वहाँ के ईरान के, दोनों ने पहली बार इस जंग के खत्म होने के बाद एक भाषण दिया जिसमें वो वापस अपनी ताल ठोकने में और अमेरिका को सबक सिखाने में और इस तरह की उन्होंने ऐसा ये ईरान इजराइल जो युद्ध है इसमें लगता है कि सभी लोग जीते हैं। जो ट्रंप साहब भी जीते हैं, ईरान भी जीत रहा है और इजराइल भी जीता है। तो ये एक नया, आजकल ऐसे कई सारे युद्ध हो रहे हैं जो कि हर कोई अपनी अपनी जमीन में जीता हुआ बता देता है कि हाँ हम जीते हैं, पर इसके कारण बहुत सारे बाकी जो चुनौतियां हैं जो कि ईरान में भी देख रहे हैं कि वहां भी कई सारे उसके बाद गिरफ्तारियां हो रही हैं और एग्जीक्यूशंस भी हो रहे हैं कि लोगों को मारा भी जा रहा है जो कि सरकार के शायद विरोध में दिखलाई पड़ रहे थे। जैसे कि बीच में उन्होंने एक रजा शाह पहलवी थे जो इस्लामिक क्रांति से पहले जो जिनका राज था वहां पे, तो उनके बेटे को भी लगा कि हम भी इसमें हाथ मार सकते, तो उन्होंने भी एक बयान वहां पे जारी किया। तो ये अभी भी एक दिलचस्प चीज है। और क्योंकि जो सीज फायर हुआ, तो युद्ध जो हुआ है, जो सीज फायर हुआ है, जो बातें हुई हैं, उनके कोई भी स्पष्ट जो है समाधान या रिजोल्यूशंस नहीं निकले हैं। तो ये अगर सिर्फ एक कवर अप की तरह हुआ है सीज फायर और ये सब, तो शायद हमको उम्मीद करनी चाहिए कि ये अभी ये बात पूरी खत्म हुई नहीं है, अभी ये चलती रहेगी। गौरव, एक दिलचस्प इसमें जो चीज छूट रही है वो कल ईरान ने, उनकी गार्जियन काउंसिल है, उसने एक विधेयक मंजूर किया है। उसके अनुसार
जो IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसके साथ ईरान ने सहयोग को तत्काल खत्म करने की बात कही है। मतलब अब तक तो आप जा रहे थे, आपके लोग वहां पे जाके चेक कर रहे थे कि भाई बना रहे नहीं बना रहे, या वो सहयोग भी कर रहे थे, सूचनाएं दे रहे थे। अब वो ऐसा कुछ नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम इससे बाहर निकल रहे हैं। ये एक मतलब अब और चिंता की बात है। जो जिस तरीके की चिंता है पश्चिम या इजराइल लगातार जताता रहा है, तो अब तो वो जांच के दायरे से भी बाहर कर दिया उन्होंने, बोला नहीं हम इससे बाहर ही आते हैं इस संस्था से। तो ये एक कल बड़ा वहां पे जो आखिरी में अपडेट छोटी है, सी खबर है कि जी आखिरी में एक जो खबर है वो आमिर खान की फिल्म को लेकर, जिसको लेकर पहले बहादुर के सेंसर बोर्ड ने कहा है कि इसमें एक मोदी जी का उद्धरण लगेगा, ये तो वो उद्धरण आखिरी में लग गया है। और किसी ने जो फिल्म देखने गए थे तो उन्होंने उसको उसका स्क्रीनशॉट ट्वीट भी किया, फोटो लेके उसका। तो ये भी एक नया वो है कि जिसमें फिल्में बनने में सेंसर बोर्ड ये बता रहा है कि आप इसमें हाँ बोले। एक और खबर है, एक छोटी सी खबर है, लेकिन वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन दुर्व्यवहार के मामले में वो जो हेमा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो जांच की जा रही थी, वो विशेष जांच टीम ने वो सारे मामलों 35 मामलों की जांच बंद कर दी है, क्योंकि हाई कोर्ट को केरल गवर्नमेंट ने बताया, स्टेट ने, कि भाई कोई गवाह कोई बयान देने आया ही नहीं। जो विशेष जांच दल है उसके सामने कोई बयान देने नहीं आया, लिहाजा ये जांच बंद की जाती। बड़ा हल्ला हुआ था, इसका शोर हुआ था। एक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का मामला है, ये भी खबर है। कई बड़े नाम इसमें उछले थे, कई बड़े नाम इस मीटू मूवमेंट के दौरान उछले वहां। अगर कोई बयान देने नहीं आया तो वो जांच बंद कर दी गई। अब ये खबर है। हाँ, अब आगे बढ़ा जाए। नहीं, अब तो बढ़ा गया, अब तो मतलब आज की खबरें यही खत्म करते हैं और हम लोग फिर मिलते हैं दोबारा से। और आप बने रहिए हमारे न्यूज़लेटर के साथ, ऑडियो और टेक्स्ट में, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम लोग कुछ और आपके लिए वहां पर लेकर आएंगे जो कि भारत के लिए और हमारे के लिए जरूरी भी है और शायद सामयिक भी है। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए। अपना ख्याल रखिए और अगले अंक में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।